IMF से इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट्स स्टिल वीकेंड डेज इन द फ्यूचर। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामला खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान किरण नाज साहिबा छुट्टी पर हैं, इसलिए शो की ज़िम्मेदारी नाज़रीन मुझ पर है। नाज़रीन, IMF से डॉलर्स मिलने में मज़ीद कुछ रोज़ अभी लगेंगे, लेकिन दोस्त मुल्क चीन से 70 करोड़ डॉलर ज़रूर मिल गए हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर्स के करीब पहुँच गए हैं। यानी कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद तो दिखाई दे रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासी इस्तेहकाम दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज फिर शिकवा किया है कि उन्होंने सियासी स्टेक होल्डर्स को साथ बैठने की दावत दी, लेकिन एक सियासी जमात मामलात सड़कों पर हल करना चाहती है। हुकूमत को यह भी शिकवा है कि जो मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए थे वो अब अदालतों में तय हो रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि आला अदलिया ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए आर्टिकल 63A को रीराइट किया है। आज जिस बहरान का सामना है ये उसका बराह रास्त असर है। जजेस उनकी हुदूद में दाखिल होंगे तो वो भी सवाल उठाने का हक रखते हैं। देखिए ज़रा सुनिए कि ख्वाजा आसिफ ने आज क्या कहा। 63A रीराइट किया गया है, ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। ये मौका है कि उसको करेक्ट करें। दरखास्त है दस्तबदस्ता पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस अदलिया को या अदलिया के नाम लेके क्रिटिसाइज करते हैं। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं। और सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने सरगोदा में जलसा किया था। साबिक़ और सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम लेकर उन्होंने न सिर्फ तनकीद की बल्कि उनकी तस्वीर को भी स्क्रीन पर चलाया और कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार ये 5 अफराद हैं। इज्जत माब उमर अता बंदियाल साहब, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? ये फैज की बाकियात है, फैज की। वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते। बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, दोनों जजेस को शामिल नहीं किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुताल्लिक़ असखुद नोटिस केस की समाअत हुई तो हुकूमती इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस पर एतराज़ उठाया है। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया नाज़रीन कि दोनों जजेस से कोई ज़ाती इनाद नहीं है, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के बाद दोनों जज अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें। इसी दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि उनका भी यही ख्याल है कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि फारूक एच नाइक ने जो हुक्म पढ़ा है वो 16 फरवरी का है, जबकि असखुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इसी दौरान बहुत ही संजीदा मामला सामने आए। एक तो सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, दूसरा स्पीकर्स की जानिब से दरख्वास्तों का आना। आम तौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस बार आइन ने दरवाज़ा खटखटाया है? ये बड़े अहम रिमार्क सामने आए। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल करते हुए उन्हें निशिस्तों पर बहाल कर दिया है। PTI की जेल भरो तहरीक जेल से निकालो तहरीक में तब्दील होती दिखाई दे रही है। शाह महमूद असद उमर हैं, उनके अहले खाना ने अदालत का दरवाज़ा भी नाज़रीन खटखटा दिया है। खुद गिरफ्तारियां पेश करने वाले अदालतों के दर क्यों खटखटा रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। गिरफ्तारियां लाहौर से हुई हैं तो फिर मुंतकली मुख्तलिफ जेलों में क्यों हो रही है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और इन्हीं सवालात का जायज़ा लेते हैं, इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ आपका जनाब अली गौहर बलोच साहब, इसके साथ साथ शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार
जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ अली गौहर बलूची साहब आपसे करना चाहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी उसमें दो मुअज़्ज़ज़ अरकान से मुताल्लिक़ इत्तेहादी जमातों ने उन्हें बेंच से अलग हो जाने का कहा है। अगर इस तरह होना शुरू हो गया अली गौहर बलूची साहब, तो फिर अदलिया में तो फिर क्या ऐसा ही होता रहेगा? आप नहीं समझते कि इदारों के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए? इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आगे मुस्तक़बिल के हवाले से अगर बात की जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बात आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर की है वो मतलब है कि उसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है। देखिए, जो 2018 के इलेक्शन और 2018 से जो पहले के इलेक्शन थे वो आपके सामने हैं, और उनमें क्या क्या हुआ और किस किस तरह से हुआ वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर GITs बनती रही, किस तरह से जजेस ने जो है वो मतलब है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो जो रिमार्क्स दिए, जिस जिस तरह के उल्टे नामों के साथ पुकारा गया, मेरा ख्याल है कि वो किसी भी जज को जो है वो ज़ेब नहीं देता। और दूसरी बात ये है कि इन तमाम हालात के होते हुए आपने पनामा के केस देखा, उसमें क्या हुआ, और आज तक उसके बाद पनामा के केस का कभी आपने कोई जिक्र सुना, किसी अदालत में उसका तज़किरा सुना हो? बाकी लोग कौन थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया उनके, और उस केस को उसके बाद किसी मंतकी अंजाम तक क्यों? लेकिन जो ख्वाजा साहब मुतालबा कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम केसेस पर नजरसानी होनी चाहिए, फुल कोर्ट उसका भी बनना चाहिए, पनामा जैसे केसेस के ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। आप नहीं समझते कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो जाएगी? ये तो कौन कौन से केसेस नहीं, कतई तौर पर नहीं। यही तो बात है फ़ाद। देखिए, बात ये है कि अगर हम अपनी गलतियों का और अपनी ज़्यादतियों का अजाला किए बगैर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं हो सकते। देखिए, जिस तरह से हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को डैमेज किया गया, किस तरह से जमहूरियत को डैमेज किया गया, और ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपने देखा है कि जनरल बाजवा साहब ने तो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी बेशुमार जगहों के ऊपर खुलेआम एतराफ़ कर लिया है कि किस तरह से जो है उन्होंने पिछले इलेक्शन जो थे वो रिग्ड किए, और इंतहाई मादरत के साथ उस वक़्त के वो जजेस जो थे वो उन्होंने उनको आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, अगरचे वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन चीज़ों का अदाला ना किया जाए, उन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स ना की जाए, तो इसका मतलब है कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं फिर आया हम किसी नए बहरान की तरफ जाएंगे। आज उन्हीं चीज़ों का खमियाजा भुगत रहे हैं जो आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही से दो चार हुई है, पाकिस्तान की सियासत इंतशार और बहरान का शिकार हुई है। ये उसी चीज़ का शाखसाना है। और अगर एक बंदे के साथ ज्यादती हुई है, आप कहते हैं जी छोड़ें जी, आपके साथ ज्यादती हुई है, अब आगे बढ़ते हैं, आइंदा से नहीं होगी, तो आइंदा से क्या गारंटी है? अभी आप एक चीज़ का तज़किरा कर रहे थे, अपने इंट्रो में एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आइन ने दरवाज़ा खटखटाया है, जिस पर जस्टिस के रिमार्क्स हैं। तो मैं अभी सिद्दीकी साहब का बयान सुन रहा था कि आइन उस वक्त आइन ने दरवाज़ा खटखटाया था, उस वक्त आइन की आवाज़ क्यों ना सुनी गई जब ज़ियाउल हक के 10-11 साल का मार्शल लॉ था, जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उस पॉइंट आ गया आपका। यही पॉइंट में जरा शुएब शाहीन साहब की तरफ भी लेके चला हूं। पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। जब मेरी गुजारिश सुने ना, जब 2018 के इलेक्शन चुराए जा रहे थे उस वक्त भी आइन की सुनवाई नहीं हुई। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, लेकिन उस चलाने का मकसद पॉइंट आ गया ना आपका अली गौहर बलूची साहब, पॉइंट आ गया आपका। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। मैं जरा शुएब शाहीन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दें। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमती इत्तेहाद ने आज सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस पर एतराज़ उठा दिए हैं। इस मामले पर सर आइन और कानून क्या कहता है? अगर दौरान समाअत कोई मुतासरा फरीक किसी जज के ऊपर एतराज़ उठा दे तो फिर क्या होता है? और ख़ास तौर पर मैं ये सवाल आपसे इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि माजी की रिवायात भी हमें क्या बताती हैं? इस तरह का कभी हमने देखा है कि जजेस के ऊपर, सिटिंग जजेस के ऊपर एतराज़ उठा दिया जाए फरीक की जानिब से? जी, माजी करीब में बल्कि आया था। अगर आपको याद हो, काजी फाइसा साहब पटिशनर थे, उनका केस था, और उनके केस में उन्होंने 2 ऑनरेबल जज साहिबान पे एतराज़ लगाया था। एक तीसरे नंबर पे हैं आजकल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, दूसरे जस्टिस एजाजुल हसन साहब। और उसकी जो बेसिस थी वो ये थी
कि जनाब अगर ये काजी फाइसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है और वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनते, यानी वो जज की पोजीशन से हट जाते हैं, तो सरदार तारिक मसूद साहब वैसे रिटायर हो जाएंगे जब चीफ़ जस्टिस काजी फाइसा साहब होंगे। और अगर फ़र्ज़ करो वो नहीं रहते तो उनको 6 महीने के लिए चीफ़ जस्टिस बनने का मौका मिलेगा, इसलिए उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी बात उन्होंने एजाजुल हसन साहब के बारे में कही थी कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है काजी फाइसा साहब के पास 1 साल के लिए तकरीबन। तो अगर काजी फाइसा साहब नहीं रहते, यानी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे 1.5 साल के लिए। चूँकि यहाँ वाज़ेह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो फिर इस पे ऑनरेबल दोनों जज साहिबान ने आपस में कंसल्ट करने के बाद ये फ़ैसला किया कि जनाब हम इसमें, अदरवाइज़ तो हमें कोई कवाहत और कोई इबहाम नहीं है कि वी आर अंडर ओथ और हमने आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, लेकिन हम इस वक्त जो हैं अपने आप को रिक्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ गया है। तो दैट वाज द काज जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को अलग किया। अब यहाँ जो मैं इस पे आऊँगा आज वाले इशू पे, आज जो पीडीएम की तरफ से एतराज़ आया, फ़ारूक चनायक साहब, उन्होंने जो एतराज़ लगाया वो सिर्फ एक नुक्ते पे लगाया, वो लगाया प्रेजुडिस माइंड पे या बायस पे या किसी और रीज़न पे नहीं लगाया। उन्होंने कहा ज़ाती तौर पर हमें जज साहिबान का एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये चूँकि 2 जज साहिबान ने 16 तारीख को रिकमेंड किया था फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग सो मोटो एक्शन के आइन की पामाली हो रही है, 90 डेज़ में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं आइन के ताबे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारे जो आइन के ताबे हैं, तो उसके मुताबिक ये इलेक्शन नहीं हो रहा या अल्तवा का शिकार हो रहा है, तो चीफ़ जस्टिस साहब क्योंकि रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है, कोई और शख्स सो मोटो नहीं ले सकता, ना कोई हाई कोर्ट ना ही कोई और जज। अगर कोई जज मुनासिब समझे 1 या 2 या बेंच कोई भी, वो प्रपोज कर सकता है टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने प्रपोजल और रिकमेंडेशंस करके भेज दी है टू द चीफ जस्टिस। तो शुएब शाहीन साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल पैदा होता है जो तनकीद अब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर की जा रही है, तो इस तनकीद का कोई असर पड़ेगा अदलिया के ऊपर या फिर खुद से अलहदा हो सकते हैं जज साहिबान, खुद फैसला करेंगे? देखें फवाद ज़ैदी साहब, पहली बात तो यह है कि आइन कहता क्या है। आइन और रूल ये कहता है कि चीफ जस्टिस की सवाबदीदी अख्तियार है कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं। उन्होंने बल्कि ये चौथा केस है पिछले 1 साल में। पहला केस कासिम सूरी वाला था, यही बेंच था, 5 मेंबर बेंच था, यानी 5 रुकनी बेंच था, और उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को ख़त्म किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें इंक्लूडिंग मेनली ये पीडीएम की जमातों ने उसको वेलकम किया एक्सेप्ट पीटीआई। दूसरा फैसला आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, और उसके साथ ही आया दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़ रूलिंग का, उसकी रूलिंग के ख़िलाफ़ फैसला आया। तो उसके ऊपर पीडीएम के लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया कि जी ये बेंच नहीं होना चाहिए और लार्जर बेंच होना चाहिए या फुल कोर्ट होना चाहिए, और वो भी बहरहाल इसी जज साहिबान ने उसमें मेनली शामिल थे और इन्होंने फ़ैसला दिया। फिर उसके बाद ये चौथा केस है, ये जो इलेक्शन विद इन 90 डेज़ वाला, और आज चीफ जस्टिस साहब ने उसमें बताया भी है कि जो प्रपोज़ल आई थी या रिकमेंडेशंस आई थी वो 16 तारीख की आई थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस दौरान इंतज़ार किया। वो समझते हैं कि उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट आई हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें प्रेसिडेंट का एक आर्डर आया है अंडर सेक्शन 57(1), जिसके तहत उन्होंने एक डेट दे दी है। अब वो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा ड्यू टू सर्टेन रिजर्वेशंस जो उनकी थी। तो उन्होंने कहा इन हालात में चूँकि क्यास था और 90 डेज़ आइन कहता है हर हाल में 90 डेज़ में इलेक्शन होना है, टाइम बाउंड मैटर था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। इसमें किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन और कबाहत नहीं है, और जो जजेस रिकमेंड करते हैं वो हमेशा बेंच का हिस्सा होते हैं, और ये माजी में भी प्रैक्टिस रही है और अब भी यही चले जी, ये आपका पॉइंट आ गया। ये बड़ी अहम बात आपने की कि जो जजेस रेकमेंड करते हैं वो बेंच का हिस्सा होते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप ये बताएं कि कितने वैलिड हैं आज जो पीडीएम ने एतराज़ात उठाए हैं, हुकूमत ने जो एतराज़ात उठाए हैं, आपकी नज़र में वो कितने वैलिड हैं? और इससे पहले आर्टिकल 63A के मामले पर भी हुकूमत की तरफ से फुल बेंच की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ हो सकता है मुजम्मिल साहब? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं शुएब शाहीन साहब तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैंने तो कोर्ट्स को वैसे कवर किया है। ये रूटीन की बात है कि अगर कोई फरीक कह दे कि जज साहब आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर दें,
किसी और जज को, तो वो जज वो केस ट्रांसफ़र कर देता है और नहीं सुनता कि किसी और को लगा दें जाकर। कोई जज की जिद थोड़ी होती है कि मैंने ये केस ज़रूर सुनना है। ये रूटीन प्रैक्टिस है। इवन हाई कोर्ट्स में भी मैंने खुद बैठे हुए देखा है कि वकील साहिबान कह देते हैं कि सर आप हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें, तो वो चीफ़ जस्टिस को भेज देते हैं कि किसी और को लगा दें। कई दफ़ा खुद माजरत कर लेते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर कि हम नहीं सुनते। ये रूटीन प्रैक्टिस है। अगर एक फ़रीक ने आप पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है तो आप कोई सुप्रीम कोर्ट में वाहिद जज तो नहीं है कि सारे जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो इसी एक बेंच को लगाए जाएंगे। एक फरीक का मौक़िफ़ है कि आपने मेरे 50 केस सुने हैं और 50 के 50 मेरे ख़िलाफ़ किए हैं, तो अब ज़रा दूसरे जजेस की भी राय आ जानी चाहिए मेरे बारे में। ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही बेंच पूरे सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहम केसेस सुनेगा और बाकी सीनियर जजेस को आप OST बना के रख देंगे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और उन्हें अहम केसेस आप मार्क नहीं करेंगे। ये दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है बेंच बनाना, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस वो इख्तियार ईमानदारी और एक फ्री विल के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली इस्तेमाल करेंगे। अगर वो ये इख्तियार फेवरेटिज़म से इस्तेमाल करेंगे या कुछ मखसूस जजेस को ज़्यादा काम देंगे और कुछ मखसूस जजेस को काम नहीं देंगे, तो फिर ये इख्तियार वो कोई ईमानदारी से तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा भाई, आपने 9 रुकनी बेंच बनाया है, आप सीनियर मोस्ट 9 लोग ले लें, उसमें आपने 2 सीनियर मोस्ट को जान के बाहर बिठाया है क्योंकि वो आपकी राय से मुत्तफिक नहीं होंगे। आपको डर है कि वो हमसे डिफर कर जाएंगे, आपकी उनसे नहीं बनती है। अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन 2 जजेस ने, तो जब भी तो फिर PDM कह रही है ना कि इसके ऊपर तो फिर फुल कोर्ट बनना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन 2 जजेस को इन बेंच से सीनियर मोस्ट को नहीं रखा गया, उनका कसूर यही है ना कि उन्होंने जजेस की तैनाती पर चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ नहीं मिलाई और खिलाफ वोट दिया था। तो अब चीफ साहब उन्हें अपने साथ बेंच में बिठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये भी कोई इंसाफ के तकाजे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बेंच फिक्सिंग जो है ये बहुत फेयरली होनी चाहिए और ऑनेस्टली होनी चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप जूनियर जजेस को एलिवेट करते हैं और फिर उनको अपने साथ अहम बेंचेस में बिठाते हैं, तो वो चूंकि जूनियर जजेस आपके मरहूने मिन्नत होते हैं कि एहसानमंद होते हैं, तो आप उनको अपने साथ बेंचेस में बिठाकर अपने फैसले करा लेते हैं। चले मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब चूंकि हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है तो ज़रा शॉर्टली मैं ज़रा सबकी राय ले लेता हूँ। अली गौर बलोच साहब, ये बताएं कि आप किस कदर पुरुम्मीद हैं कि आपकी दरख्वास्त को सुन लिया जाएगा। पहले तो अभी पीर को जब समाअत होगी तो फिर उसमें तो ये देखा जाएगा कि आया कि ये असखुद नोटिस इसके ऊपर बनता भी है या नहीं। ये तो ये तय हो गई है आज की समाअत में, लेकिन आप लोग कितने पुरुम्मीद हैं कि आपने जो आज दरख्वास्त की है कि जी फुल कोर्ट इसको पूरे मामले को देखे, आपकी दरख्वास्त को सुन लिया जाएगा, आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाएगी, आप कितने पुरुम्मीद हैं? देखिए, बात ये है कि ये तो जाहिर है आला अदलिया का काम है कि वो किसी भी दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला देते हैं, लेकिन जाहिर है हमें अदलिया से तवक्को है कि वो, चूँकि ये एक बड़ा अहम केस है और इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि इस दरख्वास्त को कबूल किया जाए। अच्छा, हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि केस को ना सुना जाए, ना ही हम ये कह रहे हैं कि मतलब इस केस का ये फ़ैसला कर दिया जाए। वो तो हम उसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने आला अदलिया के सामने रख दिए हैं। लिहाजा इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं और एक बड़ा अहम केस है, एक अहम मोड़ के ऊपर लगा हुआ है। देखें, जिस तरह से कि पहले बात हो रही थी कि जिस तरीके के साथ एक पार्टी को पॉलिटिकली डैमेज किया गया, ना सिर्फ डैमेज किया गया, 2-2, 3-3 साल लोगों को, हमारी सीनियर लीडरशिप को जो है वो कैदो-बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जेलों में बंद करवाया गया, उनको जेलों में बंद करके फिर उस दौरान इलेक्शन करवाए गए और फिर साथ ये भी किस्से जो हैं वो सामने आए कि जिसमें हदायत दी गई। नहीं अली गौर बलोच साहब, ये तो माजी की बात हो गई ना, अभी हाल की बात करें। ख्वाजा आसिफ ने आज पार्लियामेंट में भी तकरीर की है, वो कह रहे हैं कि जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल पूछेंगे। क्या नून लीग ने यह फैसला कर लिया है कि अब खुलकर बात होगी चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो? यानी आप
ज़बरदस्त आपने चौथा गियर लगा दिया। देखें, बात चौथे या पहले गियर की नहीं है, बात एक असूल की है, बात एक कानून की है। हम ये समझते हैं कि अगर उन चीज़ों का, उन ज़्यादतियों का अदाला किए बगैर, उनके ऊपर कोई एक कमीशन बनाए बगैर, उनके ऊपर उन केसों की हेयरिंग किए बगैर अगर हम आगे सियासत में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि देखें ना, हम तो वो मुल्क हैं जिसमें कितने कितने साल तो मार्शल लॉ रहे हैं, कितने कितने साल अगर मार्शल लॉ नहीं रहे तो वो पिक एंड चूज़ वाली हुकूमतें बनाई गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत पनप नहीं पा रही, और यही वजह है कि आज हम कभी मुआशी परेशानियों का दुचार हो जाते हैं। चले जी, पॉइंट आ गया, चूंकि ब्रेक पे जाना है। शेफ शाहीन साहब का भी कमेंट में ले लूं जरा जल्दी से। शेफ शाहीन साहब, मुझे ये बताएं कि आपको फुल कोट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके लिए ब्रेक पे जाना है ना, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, चले जी, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोट बन सकता है सर? किया जाए। शेफ शाहीन साहब जी, फवाद ज़ैदी साहब, मैं समझता हूँ कि ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये पिछले चौथा ये केस है। पिछले 10 महीनों में सबसे बड़ा बेंच ये बना है 9 मेंबर बेंच, बल्कि पिछले कई सालों के बाद पिछले जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस थे वो 5 मेंबर बेंच ने सुना, बल्कि अभी नैब जो अमेंडमेंट लॉ है वो भी 3 मेंबर बेंच सुन रहा है। तो इसलिए इसकी चूँकि डेट का क्वेश्चन है, ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, यानी कि किसी के खिलाफ फैसला नहीं आ रहा। ये 90 डेज में इलेक्शन होना है, ये तो आइन का तकाजा है, ये आइन कहता है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। डेट किसने देनी है? सिर्फ कोर्ट ने ये तय करना है कि कौन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या गवर्नर्स, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ इस बात को हमने डिटरमिन करना है, ये कोर्ट ने कह दिया है। अब इसकी डिटर्मिनेशन के लिए उन्होंने ये लार्जर बेंच बना दिया, क्योंकि इसमें इबहम था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया 57(1) का, और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी उनको अख्तियार नहीं है। जो गवर्नर से लाहौर वाले उन्होंने कहा, पंजाब वाले उन्होंने कहा जी नहीं मेरा अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन कहता है गवर्नर का अख्तियार है। KPK के गवर्नर को पावर थी अंडर आर्टिकल 105, उन्होंने भी कह दिया इलेक्शन कमीशन इसमें डेट दे। तो इस इबहम को दूर करने के लिए वंस फॉर ऑल उन्होंने ये बेंच बनाया है, और इस इबहम की दूरी के लिए ये सबसे बड़ा बेंच है इस लिहाज से, चूंकि आपको पता है लाखों की, हजारों की तादाद में और केसेस पड़े हुए हैं, और उसके लिए बाकी जो कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि फुल कोर्ट इसमें बने, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखना है और ये तय करना है कि आया कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। इसी के ऊपर बात भी करेंगे, और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मामला है, मरियम नवाज़ ने बड़ा धुआंधार खिताब कर दिया है, सरगोदा में जलसा आम से उन्होंने खिताब किया है, उनके खिताब के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक भी शुरू कर रखी है, जो कोई ख़ास असर नहीं दिखा रही है। तो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इस्तीफ़े मंजूर कराने के लिए जोर लगाती रही, जब मंजूर हो गए तो उसे रुकवाने के लिए अदालत में दुहाइयाँ देने लगी है। इसी तरह जेल भरो तहरीक शुरू की, और जब गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई तो बाजियाबी की दरख्वास्त से लेकर अदालत पहुँच गए। क्या वजह है इसकी? असल में तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा अपने तौर पे सियासत कर रही है, लेकिन ना ये एक किंग्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, 2014 से इसके ऊपर आशीर्वाद रखा गया, और इसके ख़ुद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने अपनी पॉलिटिक्स आउटसोर्स किए रखी और ख़ुद तो करते नहीं थे। इनकी टिकटें भी कहाँ से तकसीम होती थी, इनको लोग भी कहाँ से लाकर ज्वाइन कराए जाते थे, पार्टी में सब फैसले कहाँ से होते थे, ये तो सबको पता है। ये पहली दफ़ा है कि ये इस पार्टी को अपने तौर पे सियासत करनी पड़ रही है, और उसमें वो कितने पॉलिटिकल ब्लंडर्स कर रहे हैं, कितने ठीक फैसले कर रहे हैं, वो लोगों के सामने आ रहा है। और मेरे ख़्याल में इसी तरह सियासी जमातें और सियासतदान सीखते हैं। इमरान खान साहब पहली दफ़ा ख़ुद कोई सियासी फ़ैसले करने की पोजीशन में आए हैं, वरना इससे पहले तो उन्हें फ़ैसले लिखे लिखाए मिल जाते थे, और वो ही। तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही भी उन्हें कोई मशवरा नहीं दे रहे, बेहतर मशवरा नहीं दे रहे? चौधरी परवेज़ इलाही तो अभी नौमौलूद हैं तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ के जो पुराने जाइंट्स हैं वो उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। आप देखें ना कि एक बंदे ने बतौर प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, और इमरान खान साहब ने उन्हें अपने साथ बैठकर तो ज्वाइनिंग दी नहीं है, और फवाद चौधरी साहब के साथ खड़ा करके ज्वाइनिंग करा दी है। और फवाद चौधरी साहब भी बड़े रिलक्टेंट थे उनकी ज्वाइनिंग में, उनको कोई इज़्ज़त देने के लिए या बताने के लिए कि वो कान में कह रहे थे कि बता तो दो मुझे क्या ज्वाइन करना है। तो ये तो अभी देखना पड़ेगा कि उनका नोटिफिकेशन कब होता है, उनके साथ PTI के अंदर जो सियासत है उसमें क्या सलूक होता है। मुझे उसकी कोई इतनी अच्छी शक्ल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि PTI की अंदरूनी सियासत ऐसी है
जो चौधरी परवेज़ इलाही को कबूल नहीं करेगी। वहाँ तो आज तक शाह महमूद स्ट्रगल कर रहे हैं, असद उमर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ अलीम खान बोल्ड हो गए, वहाँ जहांगीर तरीन बोल्ड हो गए। तो वो पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग और सियासत है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं वो सू मोटिव पे एक बात करना चाहता था, मुख्तसर कर लिएगा, आगे बढ़ गए। मैं चाहता था सू मोटिव पे जी बिल्कुल कि ये इलेक्शंस की तारीख का जो मामला था ये 2 हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत था, लाहौर हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी। लाहौर हाई कोर्ट में ICA चल रही थी और पेशावर हाई कोर्ट सुन रहा था। जी। जब एक मामला नीचे हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है, मुझे नहीं समझ आई चीफ जस्टिस साहब को उसका सू मोटिव लेने की इतनी जल्दी क्या थी और उन 2 जजेस को नोट लिखने की। नीचे हाई कोर्ट्स अपनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुकम्मल होना चाहिए था। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, चूँकि टाइम कम है, मैं ज़रा जेल भरो तहरीक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं ज़रा शुएब शाहीन साहब आपसे भी ये मौक़िफ़ ले लूँ कि क्या वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हमारे जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी जो थी वो तो अलामती तौर पर थी, लेकिन उनको अब गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था इमरान खान साहब को कि ये इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, या फिर एक बार फिर उन्होंने कोई गलत मूव ले लिया है? शुएब शाहीन साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पिछले 10 महीने से बहुत वास्ट किस्म का उन्होंने बहुत कम टाइम में एक्सपीरियंसेस किए हैं इलेक्शंस के हवाले से या सियासत के हवाले से। एक तो उनकी अच्छी बात है कि वो पब्लिक में चले गए, वो लंदन नहीं गए, दुबई नहीं गए, यहाँ मुल्क छोड़ के नहीं गए। जब रिजीम चेंज हुआ वो पब्लिक में गए, उन्होंने जलसे जुलूस किए, उन्होंने धरने भी दिए, तहरीकें भी चलाईं और हर तरह की मोबिलाइज़ किया अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को और स्पेशली अपने एक्टिविस्ट वर्कर्स को। अब ये पिछले कई दिनों से जब से उनके ऊपर हमला हुआ तो नेचुरली वो जो एक्टिविटीज़ थी वो रुक गई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जेल भरो तहरीक भी अगर आप आज़ादी पाकिस्तान की तहरीकों में जाओ तो वहाँ भी हमारे तरफ से भी और नेहरू और गांधी की तरफ से भी ये तहरीकें चलती रही हैं माजी में इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये बेसिकली अलामती तौर पर होता है और इसमें पॉलिटिकल वर्कर आमतौर पर जो पुलिस होती है वो पॉलिटिकल लेकिन शुएब शाहीन साहब जरा मुझे समझा दें कि जेल भरो तहरीक से महज एक रोज़ पहले खान साहब अपनी ज़मानत ले लेते हैं, तो इसका फिर आम कारकुन के ऊपर भी तो फिर कोई असर पड़ेगा ना। आम कारकुन तो यही सुनेगा जी जब मेरा लीडर ही जेल में नहीं जाना चाह रहा, वो तो ज़मानत ले रहा है, तो फिर तो वो क्यों जेल जाए, वो क्यों सख्तियाँ बर्दाश्त करे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं। नेचुरली वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो इस्लामाबाद में भी नहीं आ सकते थे। वो प्रोटेक्टिव बेल लेने गए थे, वो परमानेंट बेल लेने भी वहाँ नहीं गए, जस्ट फॉर दी काज कि वो टर्म पीरियड के दरमियान उनको बेल दी जाए ताकि वो इस्लामाबाद में मूव ऑन कर सकें। और इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो ज़ाहिर है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स अगर वो रेस्ट प्रॉपर नहीं करते तो उनका जो 3 हफ्ते का है हीलिंग प्रोसेस वो 3 महीने में चला जाएगा। तो नेचुरली वो उनको एक स्पेशल एक लिहाज से कंसेशन हासिल है। जहाँ तक ये होता है कि ये अलामती किस्म का होता है, पुलिस गिरफ्तार अव्वल तो करती नहीं है, जब गिरफ्तार करती भी है तो वो एक जगह से ले जा कर के दूसरी जगह जा कर के छोड़ दिया जाता है। और या मैक्सिमम ये होता है कि 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर बेलेबल ऑफेंस होता है, गिरफ्तार करके ले जाते हैं, या पुलिस के पास मुचलका जमा हो जाता है या अगले दिन में अली गौर बलोच साहब इतनी ज्यादती फिर क्यों कर रहे हैं? शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं ये तो अलामती होती है भाई, गिरफ्तार किया जाता है कहीं दूर ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो फिर आप लोग तो 30-30 दिन के लिए उनको बंद कर रहे हैं। उनके साथ ये रवैया आपने क्यों अपनाया हुआ है? ये तो सियासी इंतकाम ले रहे हैं आप अली गौर बलोच साहब। देखिए, बात यह है कि शुएब शाहीन साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि जिस बंदे ने पूरे पौने 4 साल मरकज़ में और तकरीबन पिछले 12-13 साल से जो है वो KPK में जेल की बजाय जेब भरो तहरीक चलाई हो, और जिसने अपने और अपने हवारियों की पाकिस्तान के ख़जाने को लूट कर जेबें भरी हों, आज वो जेलें कैसे भर सकता है? उसको यकीनी तौर पर वो अलामती बातें करेंगे और वो ये कहेंगे कि जनाब हम तो अलामती तौर पर, ओ भाई आप लोग तो अलामती तौर पर भी आने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो कहते थे कि मैं इतने करोड़ लोग लाहौर से मेरे साथ निकलेंगे और मैं वो पता नहीं इस्लामाबाद फतह कर लूँगा। वो प्लान इनका ठुस हो गया।
लेकिन अली गौर बलूच साहब, आप लोग भी तो देखें ना, आप लोग भी तो उनके साथ क्या कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं रहनुमाओं के घर और वो बाकायदा माइक्रोफोन के ऊपर ऐलानात कर रहे हैं। इस तरह से तो नहीं होता ना सर, क्या ये भी पुलिस को भी आप फिर सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अली भाई? जी, माइक्रोफोन पर ऐलानात कर रहे हैं ताकि ये हम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं और कह रही है, मतलब है कि हुकूमत, चूँकि इन्होंने ऐलान किया हुआ है तो हुकूमत जो भी है मतलब है वो कह रही है कि भाई आएँ, हम आपकी गिरफ्तारी लेने के लिए तैयार हैं, आप पॉलिटिकल जद्दोजहद कर रहे हैं। देखें, कभी तारीख में ऐसा तो पुलिस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकसद के लिए? पुलिस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी पुलिस का ये काम तो नहीं है ना सर। पुलिस ने लेनी फवाद साहब को जो वो गिरफ्तारी है वो कोई मतलब है, मुझे बताएं, आपने तो नहीं लेनी ना, या शोएब शाहीन साहब ने नहीं लेनी, वो तो पुलिस ने ही लेनी। और दूसरी बात ये है कि कभी ये हुआ है कि जो डरपोक तरीन लीडर हो उसके जो पैरोकार हैं वो जाकर जेलें भर दें। भाई खान साहब, पहले सबसे पहले तो अपनी ज़मानतें वापस लो ना, बहादुरी का मुजाहरा करो, कहो कि भाई सबसे पहले गिरफ्तारी मैं देने के लिए तैयार हूँ। खुद जो है वो उनकी एक शील्ड बनाकर, ह्यूमन शील्ड बनाकर अदालत तक जाता है और उसको ये डर है कि किसी तरह से उसको गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत के दरवाजे के ऊपर बैठकर भी तरला लेता है कि मेरी इधर गाड़ी में बैठे बैठे मुझे जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। भाई वो कह रहे हैं ना कि अगर उनके हेल्थ इश्यूज हैं, अगर वो इस तरह से गए तो फिर वो 6 महीने तक उनका प्लास्टर नहीं खुलेगा और फिर आप लोगों ने तनकीद करनी है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, टाइम बहुत कम है, मुझे सर ये बताएं, जेल भरो तहरीक खान साहब की एक और मिस कैलकुलेशन कहा जा सकता है, इस पैनिक की वजह क्या है? उनका होमवर्क नहीं था, प्लानिंग का फुकदान था, पीटीआई की स्ट्रीट पावर कम हो गई है, या लोग महंगाई से, हालात से थक चुके हैं? मुजम्मिल साहब, मैं ख्याल है पीटीआई अभी ग्रास रूट लेवल की पार्टी नहीं है, एक कल्ट फॉलोइंग है और कल्ट फॉलोइंग में ऐसे ही होता है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो आपको 1 लाख गिरफ्तारियां नज़र आ जाएंगी, शायद बैलेट में भी नज़र आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली लोग मार खाने वाले लोग तभी होते हैं जब पार्टी की ग्रास रूट लेवल पर तंजीम होती है और पार्टी के अंदर कोई तंजीमी ढांचा मौजूद होता है। चूँकि पीटीआई के अंदर कोई तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है, ये 1 मैन शो है, खान साहब की कल्ट फॉलोइंग है, लिहाजा नीचे ग्रास रूट लेवल पे कोई तंजीम मौजूद नहीं है। खान साहब स्ट्रोक ऑफ द पेन से लोगों को लगाते हैं, निकालते हैं। बाकी जमातों में भी ऐसा ही है और इसीलिए बाकी जमातें भी इस किस्म की कोई तहरीक नहीं चला सकती हैं। हम कहते हैं कि जी इस मुल्क में एहतजाजी सियासत, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हल्के जो ये बात कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कि जैसे जैसे इलेक्शन डिले होंगे, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है ही इसी वजह से हुकूमत की जानिब से, कि वैसे वैसे इनका ग्राफ भी, खान साहब का ग्राफ भी नीचे आता रहेगा। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, खान साहब ने अपना जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो झूठ की बुनियाद पे किया है। मतलब आज वो अमेरिका के तो पांव पड़े हुए हैं और अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकातें कर रहे हैं, अपना माशी प्लान अमेरिका को पेश कर रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो लोग कब तक इसको इस झांसे में आ जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और ये बिलाखिर सच ने एक दिन बाहर आना है जब आपने पूरा बयानिया झूठ पर खड़ा हो और लोगों को एक फरेब में, तासुर में घेरा हो, तो आपको ये डर होता है कि ये इससे पहले कि एक्सपोज हो जाए मैं इसे कैश करा लूं। ठीक है, एक्सपोज तो आपने बात की, एक्सपोज तो पेशावर की क़यादत भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। शोएब शाहीन साहब, किसी एक रहनुमा ने गिरफ्तारी पेश नहीं की है। परवेज़ खटक साहब को देख लें या दीगर आला क़यादत को देख लें, आप नहीं समझते कि इसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बुरा असर डाला है जो कल पेशावर में हुआ है? देखिए, मैंने कहा कि ये एक अलामती एक्टिविटी है पूरे पाकिस्तान में खान साहब ने की है, और चूँकि अपने वर्कर्स को बिज़ी रखना है, मोबिलाइज़ करना है और एक तरह से इनकी जो गवर्नमेंट है उसको भी एक अंडर प्रेशर लाना है, तो नेचुरली एक अलामती में कुछ जगह पे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ जगह पे कम हुई, किसी जगह पे नहीं हुई या नहीं हुई होंगी। तो मैं नहीं समझता कि एक इमरान खान साहब ने जो अपना एक पॉलिटिकल पर्पस था उसको, ठीक है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल। शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली गौर बलूच साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपने मेज़बान फवाज़ हैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।